जय हिंद। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हमारे उत्तर भारत के प्रसिद्ध राजपूत इतिहासों का साम्राज्य। उसमें कितने राजपूत वंश हुए हैं और उनसे गवर्नमेंट एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजपूतों के युगों के बारे में। ये 600 से 1000 ईस्वी के बीच की बात है, जिसमें इसकी पहले की वीडियो में अपन ने गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ा है, जो भारत का सबसे पहला राजपूत वंश कहलाया है। तो गुर्जर राजपूत गुर्जर प्रतिहार या प्रथम राजपूत वंश के विघटन होने के बाद इसी क्षेत्र से कई और सारे राजपूत वंश निकले हैं, जिनको हम आज भी जानते हैं। जैसे चौहान वंश, जो कि दिल्ली और अजमेर की तरफ विकसित हुआ। सोलंकी वंश, जो कि गुजरात और काठियावाड़ क्षेत्र में विकसित हुआ। गहरवार वंश, जो कि कन्नौज में पनपा है, यूपी में। अगला है परमार वंश, जो कि मध्य प्रदेश की शान कहा जाता है, जो कि मालवा में जन्मा है। उज्जैन, इंदौर, ये वाला महेश्वर वाला क्षेत्र, जिसको वेस्ट एमपी भी आप कह सकते हो। और अगला है चंदेल वंश, जो बुंदेलखंड तरफ, जहाँ क्या कहते हैं, खजुराहो, जबलपुर, और जबलपुर से लेके आप मैयर, ये वाला एरिया बुंदेलखंड या फिर ईस्ट एमपी आप कह सकते हो। इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा की जाएगी और राजपूतों के महान इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चौहान वंश की। प्रारंभ में ये चौहान वंश के जो सबसे फाउंडर्स थे, वो गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत थे। और उनमें से सबसे पहले संस्थापक जो कि सामंत थे गुर्जर प्रतिहार वंश के, वो थे अजराज। और इन्होंने ही अजमेर या फिर अजय मेरू शहर बसाया था। आज का हमारा जो अजमेर शहर है, उसको पहले अजय मेरू कहते थे, और वो अजय राज प्रथम ने ही बसाया था। इसके बाद राजा हुए विग्रहराज। इन्होंने दिल्ली के तोमर वंश को हराकर दिल्ली जीती थी। मैं पहले दिल्ली क्षेत्र, शुरुआती वर्चस्व दिल्ली का, उन्होंने दिल्ली में, वहां पर तोमर वंश था, तो उनको पराजित करके उन्होंने चौहान वंश ने दिल्ली पर शासन कर लिया था। तो अब चौहान वंश दिल्ली और अजमेर दोनों में शासन करने लग गए थे। अजमेर में वहां पर जो अजय राज ने अजमेर बसाया था शहर, उन्होंने, तो विग्रह राज ने, उनके बेटे ने अजमेर में एक सांस्कृतिक विद्यालय या फिर सांस्कृतिक विश्वविद्यालय खोला था, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जब भारत पर आक्रमण करने आया, यहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया, तो उसी सांस्कृतिक महाविद्यालय को उसने 2.5 दिन का झोपड़ा में बदल दिया था, रूपांतरित कर दिया था आगे चल के। ये पीएससी और स्टेट पीएससी और यूपीएससी के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला आ जाते हैं इस वंश के सबसे महान राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा रहे हैं और उन्होंने कई सारे सैन्य अभियान किए हैं, जो कि स्टेट पीएससी, राजस्थान, एमपी और यूपी पीएससी में बहुत बार पूछा गया, इवन यूपीएससी में भी। तो इनकी बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने चंदेल राजा परमारी थे। चंदेल राजा मतलब यही चंदेल वंश, जो उसी का समकालीन था, बुंदेलखंड। अच्छा, एक चीज और, इस सभी वंश एक दूसरे के समकालीन रहे हैं, इसीलिए इसको एक ही वीडियो में आज अपन पढ़ लेंगे, या फिर मैक्सिमम 3 वंश को तो इस वीडियो में कवर कर लेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखनी है। और क्या कहते हैं, इस युद्ध में आला उदल की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। आला उदल क्या थे? चंदेल राजा के 2 सेनापति थे। आला बड़ा भाई था, उदल छोटा भाई था। इस युद्ध में इनकी वीरता से लड़ने की इतनी कहानी प्रसिद्ध है कि कहते हैं, लड़ते केवल इन्हीं दोनों सेनापतियों और इनकी छोटी सी एक टुकड़ी ने पूरे पृथ्वीराज चौहान को ऑलमोस्ट पराजित ही कर दिया था। तो इतने में क्या हुआ कि उदल की मृत्यु हो गई। बहुत वीरता से लड़ा वो, उसको पूरा गर्दन काट दिया था उसके बीच में। उसके बाद भी वो लड़ता रहा, और आल्हा को जब ये सूचना मिली तो इतने क्रोध में आकर वो पूरी पृथ्वीराज चौहान की सेना और पृथ्वीराज चौहान पर चढ़ाई करने निकल गया। कहानी ऐसी बताई जाती है कि आल्हा ने ऑलमोस्ट पृथ्वीराज चौहान को हरा ही दिया था, पर उनके गुरु के कहने पर उसको जीवित छोड़ दिया, और आगे चल के अपने भाई के गम में और इतना सारा नरसंहार देखकर आल्हा ने युद्ध से पूर्णतः संन्यास ले लिया। और आज ये बातें क्या कहते हैं, मैयर में मानी जाती हैं कि आल्हा आज भी मैयर में देवी जी की आरती करने आता है, ऐसी किंवदंतियां हैं। और ये सारी जानकारी हमें उस समय के जगनिक कवि रहे हैं उनकी आला खंड से मिलती है। ये काफी प्रसिद्ध युद्ध रहा है। एमपीपीएससी और राजस्थान पीएससी में ये दोनों पूछा जाता है, क्योंकि ये दोनों राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। पृथ्वीराज चौहान के अगले युद्ध की बात करते हैं, तो ये रहा था तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में। इसमें ही मोहम्मद गौरी ने पहली बार युद्ध में आया था और बुरी तरीके से हार के गया था। ये लगभग 1 लाख सैनिक लेके आया था, लेकिन पृथ्वीराज के पास 2.5-3 लाख सैनिक थे। इसको भगा भगा के, दौड़ा के मारा था, सिंधु के उस पार तक भागते हुए मारा था।
उसके बाद 1 साल बाद इसने अपनी कुछ कमजोरियों से सीख के 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध में इसने फिर से हमला किया, जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। कहते हैं कि इस बार इसने कई सारी कूटनीतियों का इस्तेमाल किया था और पिछले युद्ध से सीख के इस बार आया था। एक्चुअल में जब ये इस युद्ध में हम बात करेंगे अभी कि इसके पतन के क्या कारण रहे हैं, तो इस युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान की या फिर चौहान वंश की हार हुई थी, तो उसी काल को समझा जाता है 1192 से कि भारत में मुस्लिम शासन की नींव या फिर मुस्लिम शासन की शुरुआत हो चुकी थी। एक्चुअल में ये युद्ध बड़ा ही निर्णायक युद्ध रहा है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस युद्ध में हार के क्या कारण थे? पहली तो युद्ध नीति के विपरीत, ये क्या कहते हैं, मुस्लिम शासक जितने भी बाकायदे से आक्रमण करने आए, विदेशी कोई भी आक्रमणकारी हो, युद्ध नीति का कभी पालन नहीं करता, ये इतिहास हमें बता चुका है। इन्होंने क्या किया, राजपूत युद्ध नीति का पालन करते थे। सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं किया जाता था भारत में। इन्होंने क्या किया, सुबह सूरज निकलने के पहले ही हमला कर दिया। किसने? मोहम्मद गौरी ने। राजपूत पूरी सेना और अचानक हमला किया रात में, जिससे वो एकदम से संभल नहीं पाए और युद्ध में इनके पास ये अगली बार 1.5 लाख की सेना लेके आया था मोहम्मद गौरी, लेकिन राजपूतों के पास 3 लाख की सेना थी, दुगनी से ज्यादा सेना थी, पर फिर भी वो नहीं जीत पाए क्योंकि वो युद्ध उस समय के हिसाब से सही नहीं था और अचानक युद्ध था। अगला दूसरी चीज, राजपूतों में एकता का भाव। राजपूत राजा ने, चंदेल राजा ने अपने आसपास के राजपूत राजाओं से युद्ध में सहायता मांगी थी कि अगर अभी अपन मिलके आपसी रंजिश में भुलाकर इन क्या कहते हैं मुस्लिम शासकों से लड़ लेते हैं तो कल को ये आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे, अपनी आंतरिक लड़ाइयां चलती रहेंगी। पर कोई भी राजा ने इनकी बात नहीं मानी। और अगली थी पुरानी युद्ध पद्धति। भले ही इनके पास सैनिक ज्यादा थे, मोहम्मद गौरी अपनी पिछली हार से सीख के आया था कि इनके पास हाथियों की बहुत बड़ी सेना है और पैदल की बहुत बड़ी सेना है, तो इन्होंने हिट एंड रन, वो हिट एंड रन आजकल केस नहीं चलते हैं, उसी टाइप के हिट एंड रन युद्ध पद्धति का अपना, मतलब हमला करो और भागो। हाथियों बहुत देर तक आगे भाग नहीं पाएंगे, पैदल सैनिक भी भाग नहीं पाएंगे। और ये अरब के घोड़े लेकर आए थे। अरब के घोड़े वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट चुस्त पुस्त घोड़े माने जाते थे उस टाइम पे, तो अपना हमला करके भाग जाते थे इस समय। और पीछा करने में हाथी सेना का ये होता था कि अपनी ही सेना को कुचल देते थे। तो कई ऐसी परिस्थितियां रही हैं, जिसमें से सबसे मेन कि युद्ध नीति के विपरीत युद्ध किया था मुस्लिम शासकों मोहम्मद गौरी ने, और राजपूती एकता का अभाव रहा है, पुरानी युद्ध पद्धति। इसकी वजह से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार हुई और भारत में मुस्लिम शासकों की नींव स्थापित हो गई। अगली अपन जहाँ तक बात करें सांस्कृतिक योगदान की, चंद्रवरदाई इस साम्राज्य के कवि रहे हैं, क्या कहते हैं, इनकी क्या कहते हैं ना, इनके रत्नों में से एक रहे हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट का सवाल है, प्री और मेंस में पूछा जाता है। और जैनक, इन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी है। और अगली एक और बुक आप याद रखिएगा जिस पर कहा गई है चंदेल युद्ध के बारे में, आला खंड, जो कि जगनिक ने लिखी थी, ये चंदेल वंश का कवि था। इसी स्लाइड में आगे अपन चौहान वंश, सोलंकी, इन सबकी मिलाकर, मतलब इस समय परिस्थिति में राजपूत काल में, जो कि बार बार मेंस में क्वेश्चन पूछे आए हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, कि क्या उनकी सामाजिक स्थिति कैसी रही है, इस समय की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैनिक परिस्थितियां क्या रही हैं, आपसी रंजिशें क्या रही हैं, और राजपूत कुल की उत्पत्ति मानी कैसे जाती है, आखिरकार उन सब की बात करी गई है। हम अगला वंश सोलंकी वंश देखेंगे, जो कि गुजरात के चालुक्य कहे जाते थे और वह काठियावाड़ क्षेत्र में जन्मा था। एक्चुअल में ये अग्निकुल के माने जाते हैं और अपनी आर्थिक समृद्धि और स्थापत्य कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गुजरात में ये राजपूत वंश आया था। इसके संस्थापक मूलराज प्रथम रहे हैं। इन्होंने अनिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद राजा भीम प्रथम आए हैं। इनके शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ये चीज याद रखिएगा। 1025 ईस्वी में उन्होंने मोदेरा का सूर्य मंदिर स्थापित किया था। ये गुजरात का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और इनके सामंत विमल शाह ने माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिर, जिसको अपन आज आदित्यनाथ मंदिर कहते हैं, उसकी स्थापना करी थी। किसने? इनके सामंत विमल शाह ने, और ये उसी काठियावाड़ क्षेत्र के सामंत थे। और अगले राजा इनके हुए हैं जयसेन सिद्धराज। इन्होंने परमार, उस समय के तत्कालीन जो परमार राजा थे, उनको हराया था
और हेमचंद्र जो इनके दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है गवर्नमेंट एग्जाम में। और इन्होंने रुद्र महाकाल मंदिर की स्थापना करी है गुजरात में। अगले आ जाते हैं कुमारपाल। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कुमारपाल हैं तो ये पाल वंश के हैं, जिसकी अपन ने पिछली वीडियो में चर्चा करी है। ये सोलंकी वंश के हैं और ये राजपूत राजा हैं। कुमारपाल जैन धर्म अपनाया इन्होंने और इन्होंने पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था। ये इतिहास की पहली जानकारी है जिन्होंने पशुवध पर प्रतिबंध लगाया हो। ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। और गुजरात का अशोक कहा जाता है। इन्होंने जिस तरीके से अपने कार्य किए हैं इसलिए इनको गुजरात का अशोक कहा जाता है। ये पहले ऐसे राजा हैं जिनकी अशोक से तुलना हुई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 या 3 पॉइंट है। अगली इनकी स्थापत्य कला की बात करें तो गुजरात की सोलंकी साम्राज्य की नक्काशीदार तोरण मतलब जो दरवाजों पर वेलकम क्या कहते हैं पोस्टर्स के रूप में बनते हैं, वो नक्काशीदार होते थे। नक्काशीदार तोरण और इस समय के अलंकृत स्तंभ मतलब हाथ से बारीक नक्काशी वाले स्तंभ इस समय के बहुत ही प्रचलित स्थापत्य कलाएं मानी जाती हैं। यह मारू और गुर्जर शैली की मिक्स कलाएं हैं और इन्हीं को मिलाकर सोलंकी शैली कहा जाता है। अगला वंश आता है गहरवाल वंश, जो कि कन्नौज यूपी में था। ये यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछा जाता है। और ये एक्चुअल में प्रतिहारों के पतन के बाद कन्नौज में ही सामंत थे। उस समय पे पतन के समय कन्नौज के सामंत थे, जिसके बाद जैसे ही उनका पतन हुआ तो जिससे कन्नौज के मैदानों पर इन्होंने अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया। जैसे ही उस साम्राज्य का पतन हुआ इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। इसके सबसे संस्थापक रहे हैं चंद्रदेव, जो 1090 ईस्वी में इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। और इसके बाद इनके पुत्र रहे हैं गोविंद चंद। इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय ये कन्नौज गंगा क्षेत्र से ये रक्षा करते थे। मतलब जिस समय क्या कहते हैं गौरी चंद चौहान के शाकाल में आया था, उसके बाद महमूद गजनवी इन्होंने गंगा क्षेत्र पर आक्रमण करने आया था, जो कि असफल रहा। 2-3 बार इसने आक्रमण किए थे। और इनके मंत्री लक्ष्मीधर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा जाता है। लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु, ये पूरा एक ही वर्ड है, मुझे बना नहीं तो मैंने नीचे लिख दिया। ये कल्पतरु, कृत्य कल्पतरु, इन्होंने एक कानून का ग्रंथ लिखा था, कानून की पूरी पुस्तक लिखी हुई है। और अगले राजकुमार जयचंद आ जाते हैं। ये पृथ्वीराज के समकालीन थे और पृथ्वीराज चौहान से इन्होंने बहुत बड़ी शत्रुता कर ली थी। अपने हाथ पे पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी। मैं आपको अभी पूरी स्टोरी बताऊंगा इसमें। और जो वो क्या कहते हैं शत्रुता हुई थी संयोगिता स्वयंवर में। और इन्हीं के शासन काल में गौरी आया था। देखिए मोहम्मद गौरी पहले पृथ्वीराज चौहान के पास आके फिर इनके पास आया था। और इनकी शत्रुता होने की वजह से इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की हेल्प नहीं करी। अगर हेल्प कर देते तो इनको गौरी का सामना नहीं करना पड़ता। गौरी ने 1992 में तराइन का द्वितीय युद्ध में चंद्रगुप्त को हराया और 94 में ये यहाँ पराजित करने आ गए जयचंद्र को, मोहम्मद गौरी। और इस युद्ध को चंद्रावर का युद्ध कहते हैं। और इनके दरबारी कवि थे श्री हर्ष, जिन्होंने नैषधीय चरित्र नाम की पुस्तक लिखी थी। संयुक्त स्वयंवर में क्या हुआ था कि जयचंद्र की इनकी बेटी थी संयोगिता या संयुक्ता। इनने अपने बेटी के लिए एक बड़ा स्वयंवर आयोजित किया और पूरे देश से इन्होंने बड़े बड़े राजकुमारों को आमंत्रित किया, पर पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया, उनको अपमानजनक करने के लिए। कई लोग ये भी कहते हैं कि संयोगिता जिनका स्वयंवर था वो अंदर ही अंदर उनकी वीरताओं, पृथ्वीराज चौहान की वीरताओं के किस्से सुनकर उनको पसंद भी करती थी। इस वजह से भी चंद्रदेव ने और पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। पर पृथ्वीराज चौहान को थोड़ा इंसल्ट कराने के लिए, उसकी बेइज्जती कराने के लिए, तो जो दरबार में स्वागत के लिए जो दरबारी खड़े होते हैं ना, तो एक लोहे की मूर्ति, कई लोग कहते हैं कांसे की, लोहे की या स्वर्ण की, तो बेइज्जत करवाने के लिए बनवाई थी, तो लोहे की ही बनवाई होगी, सोने की तो बनवाने से रहे। तो एक लोहे की मूर्ति दरबार पे खड़ी कर दी ऐसे द्वारपाल के रूप में। पृथ्वीराज चौहान हमारा द्वारपाल है, और जबकि इसको बुलाया भी नहीं था, एक अपमान का सिंबल था ये। तो जब स्वयंवर होने लगा तो संयोगिता ने किसी भी राजकुमार को माला पहनाने से इनकार करके उस लोहे की प्रतिमा को माला पहना दी, जिससे चंद्रदेव बड़े गुस्सा में आ गए। और पृथ्वीराज चौहान एक्चुअल में उस दरबार में छुपे हुए कैमोफ्लाज थे, छुपे हुए थे, और उनकी थोड़ी बहुत सेना की टुकड़ी भी वहीं छुपी हुई थी। जैसे ही उन्होंने माला पहनाई, चंद्रगुप्त बाहर आ गए
और संयोगिता को चंद्रदेव और पूरी सेना से बचा के अपने राज्य लेकर उन्होंने शादी कर ली। तो इससे जयचंद्र बहुत मतलब अपने आप में एक इंसल्ट बदनामी वाली फील से बहुत आहत फील हुआ वो। तो उसने क्या किया कि कई कहानियां ये कहती है, पृथ्वीराज रासो में ये पूरी कहानी लिखी है और उसमें ये भी लिखा है कि उसी के बाद जब वो ले गया अपमानित करके ये क्या कहते हैं संयोगिता को, तो जयचंद ने ही एक्चुअल में गौरी की सहायता करी थी कि दोबारा युद्ध करे, जिससे पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी। कई कहानियां ये कहती हैं, और पर एक्चुअल में जैसे 92 में चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई, 94 में गौरी ने इन पर ही आक्रमण कर दिया। ये पूरा कन्नौज ले गए, पूरा क्या कहते हैं सोलंकी गढ़वाल वंश पूरा समाप्त हो गया। तो ये था, और ये सब, और जब गौरी ने इन पर आक्रमण किया तो इसको चंद्रावर का युद्ध कहते थे। अब हम राजपूत शासकों के समय काल में होने वाली प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक क्या क्या गतिविधियां होती थी, वो ट्रांजिशनल फेज में क्या चीज़ें होती थी उसके बारे में जानेंगे। और यह सिविल सर्विसेज में, पीएससी और यूपीएससी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले राजपूत समय में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था एक्चुअल में कैसी थी। तो राजनीतिक स्तर पर देखें तो सामंतवाद का दौर आ गया था उस समय, सामंतवाद चलने लग गया था। देखिए एक बात समझिए आप, सामंतवाद में क्या होता है कि राजा अपना शासन सामंतों से चलाता है, और इस काल में पर होना ये लग गया था जैसे राष्ट्रपति राज्यपालों से शासन चलवाते हैं, वैसे इस काल में ये होने लग गया था कि राजा सामंत को तो रखता था, पर उसको वेतन देने की बजाय वहां की कुछ भूमि दान में दे देता था कि वहीं से जो कर आएगा वो तुम ही रख लेना, वेतन नहीं दे रहे। अब धीरे धीरे करके राजा, अब वो उस भूमि पर सामंत का अधिकार, सामंत उस जगह से ज्यादा कर लेने लगा तो ज्यादा आय होने लगी, अगली बार फिर और भूमि मिल गई, तो इससे धीरे धीरे करके सामंतों की स्थिति और मजबूत हो गई। स्थिति मजबूत हो जाने से सामंत लोग बहुत राजाओं जैसा जीवन जीने लग गए और स्वयं की सेनाएं रखने लग गए, राजस्व एकत्र खुद ही करते थे। तो उनकी स्थिति मजबूत हो गई, जिससे राजा की जो केंद्रीकृत व्यवस्था थी वो कमजोर होने लग गई। तो इससे आगे चल के नुकसान होता था। जितने भी अपन राजवंश पढ़ रहे हैं वो क्या हो रहा है, राजा जैसे ही कमजोर पड़ता था सामंत अपने आप को राजा घोषित कर देते थे। वो इसी सामंतवाद के दौर की वजह से हो रहा था। अगली चीज, नौकरशाही में वंशवाद आ गया था। नौकरशाही मतलब ऐसी पोस्ट जिसके लिए व्यक्ति को चुना जाता है, उसके लिए जो व्यक्ति उस पोस्ट पर है उसी का बेटा उस पोस्ट पर आ जाता था। तो कोई बड़े बड़े मंत्री होते थे, उन मंत्री तो चुने जाते हैं ना, पर ऐसा नहीं होता था इस टाइम पे। मंत्री का बेटा अगला मंत्री बन जाता था, जैसे कि महासंधि विग्राहक होता था, ये सेना और शांति दोनों का एक्चुअल में हेड होता था, मंत्री होता था। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, पर इसमें भी वंशानुगत व्यवस्था आने लग गई थी। अगला है अक्षपटलिक, जिसमें कर राजस्व वाला विभाग देखना, जो कि हर सभ्यता की, हर वंश की, हर घर की कोर होता है राजस्व देखना, पैसा देखना। इसमें भी वंश व्यवस्था आ गई थी, वंशानुगत चीजें चलने लग गई थी, तो चीजें बिगड़ गई इस टाइम पे। अगला है लगातार युद्ध और आपसी संघर्ष। इसमें ये 2 पॉइंट समान के चलिए आप। आपसी संघर्ष मतलब आपस में ही राजपूतों में युद्ध, और दूसरा लगातार युद्ध मीन्स बाहरी गौरी, महमूद गजनबी, इन सबसे युद्ध होते रहना। आपसी संघर्ष की मैंने अभी आपको कई कहानियां बताई कि इससे एक दूसरे में द्वेष तो बना रहता था। और राजपूतों की सबसे बड़ी कमी जिसको अपन कहें, जिसकी वजह से विदेशी आक्रमणकारी आ पाए, आपस में सांठगांठ नहीं थी। नहीं तो हर एक देश किसी न किसी एक या दो चीजों में टॉप मोस्ट होता था। किसी की सेना बहुत अच्छी, किसी की घुड़सवार बहुत अच्छी, किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा, जैसे गुजरात के काठियावाड़ियों के पास पैसा बहुत था। और बाहरी युद्ध से फिर ये ज्यादा देर तक चल नहीं पाए, तो प्रशासन व्यवस्था ऐसी थी, और इसी व्यवस्था के चलते राजपूत वंश ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। और अगली तरह सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था में इनके पास हाथी सेना थी, पैदल सेना थी, घुड़सवार सेना थी, और बहुत ही विशाल रूप में इनके पास सेना थी। पर आपसी संघर्षों में इन्होंने अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज और सेनाएं वेस्ट करी हैं ज्यादातर। अगली बात करें राजपूत काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, तो इस काल में यह काल जनरली सोशली वीरता का दौर माना जाता है, मर्यादा का दौर माना जाता है। अपने बलिदानों के लिए ये समय बहुत प्रसिद्ध रहा है, जौहर के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। तो इसमें राजपूतों का उदय तो हुआ ही है। इसमें अपने आपको इन्होंने सबने पहली बात तो क्षत्रिय बताया, कोई कह रहे हैं हम अग्निकुल से है, कोई सूर्यवंशी रहा है, कोई चंद्रवंशी रहा है, कोई आबू पर्वत पर हुए यज्ञ से निकले हैं सभी वंश, और ये इनकी प्रतिष्ठित स्थिति रही है सामाजिक। अगली बात करें जाति व्यवस्था की, तो इस समय की जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत अधिक जटिल हो गया था।
मतलब बहुत ब्राह्मण और क्षत्रियों को बहुत ऊंचा दर्जा मिलने लग गया था। अछूत और शूद्रों को बहुत निचले स्तर से देखा जाने लगा था। मतलब वर्ण व्यवस्था बहुत कट्टरपंथ पे आ गई थी इस समय पे, और बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी। अगली अपन बात करें महिलाओं की स्थिति, तो महिलाओं की स्थिति आज इस समय में ना राजपूत काल में महिलाओं को अपने सम्मान, वर्चस्व, मर्यादा, परंपरा इन सब से जोड़ के देखा जाने लग गया था। तो वो चार दीवारों में कैद होने वाली स्थिति आ गई थी, और यहीं से महिलाओं की स्थिति मतलब समय के साथ बहुत खराब होती चली गई। और इस समय जौहर प्रथा, स्वयंवर, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह न होना, ये स्थिति हो गई थी। जौहर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब एक पुरुष युद्ध के लिए जाता है तो और अगर लौट कर नहीं आता तो महिलाएं उसके साथ या उसके मरने के बाद अपने आप को जिंदा आग में जला देती थी। इसको जौहर बोलते थे। स्वयंवर में, जिसका भी आपने पहले देखा कि दसरा संयोगिता स्वयंवर में बहुत सारे राजकुमारों में एक रानी राजकुमारी अपना वर चुनती थी। सती प्रथा अपने चरम पर पहुंच गई थी। अगेन वही कि अगर कोई युद्ध में नहीं मारा जा रहा है तो उसकी वाइफ हमेशा के लिए उसके प्रति डिवोटेड रहेगी और बहुत ही दयनीय स्थितियों में जीवन गुजारती थी। और विधवा पुनर्विवाह तो होता ही नहीं था। अगले देखें धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति में इस समय में हिंदू धर्म का प्रभाव बहुत पड़ा। इस समय आप जैन बौद्ध धर्म की बहुत ज्यादा बातें नहीं सुनोगे। और यही समय है कि बुद्ध इसी समय में बौद्ध धर्म में ना हीनयान महायान में विभाजित हो चुका था हर्ष के समय पर, सॉरी कनिष्क के समय पर। इस समय क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म में वज्रयान एक संप्रदाय आ गया था। वज्रयान क्या, तांत्रिक वांत्रिक विद्याओं का यूज करने लगा था। अत्यधिक मूर्ति पूजा, पाखंड और ये खर्चा वो खर्चा, तो ये बौद्ध धर्म सीमित हो गया। जहां पर जैसे बंगाल में पालाल वंश थे, पहले अपन ने वीडियो में पढ़े हैं, वहीं तक सीमित रह गया, आगे फैल नहीं पाया। अपनी मूल जड़ से अलग हो गया था वो। अगली बात कर, इस समय हिंदू धर्म की वजह से शंकराचार्य जी का इसी समय पर आगमन हुआ है, और इन्होंने अद्वैतवाद का नया सिद्धांत अपने को दिया है। इसमें अद्वैतवाद में इन्होंने कहा है कि अंतिम सत्य ही ब्रह्म है। अंतिम सत्य ब्रह्म ही है। आप चाहे जीवन में जितनी भी चीजें कर लें, इस अद्वैतवाद का बेसिक कंसेप्ट यही रहा है, अंतिम सत्य ब्रह्म है। इसकी स्थापना करी, और इन्होंने 4 मठों की भी स्थापना करी, जो कि स्टेट पीएससीज में बहुत बार पूछे गए हैं और ये मोस्ट आईएमपी हैं। 4 मठ इन्होंने चारों दिशाओं में स्थापित करे हैं। देखिए, उत्तर में सबसे पहले उत्तराखंड में इन्होंने बद्रीनाथ मठ, इसकी स्थापना कर दी। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक यानी दक्षिण, और उनके उस समय के हिसाब से दक्षिणी मठ रहा है श्रृंगेरी मठ। अगला पूर्व में इनका गोवर्धन मठ रहा है। और द्वारिका या फिर शारदा क्षेत्र में इन्होंने गुजरात में पश्चिम में एक और मठ, द्वारिका मठ की स्थापना कर दी है। यानी चारों दिशाओं में चारों मठों की स्थापना रही है। अगली, इसी से अपन को पता चलता है कि मंदिरों के पास कितना अपार धन एकत्रित हो गया था इस समय। और यही समय है, इसी वजह से मोहम्मद कासिम, मोहम्मद गौरी, गजनवी, ये सभी मंदिरों की ही सत्ता को देखते हुए भारत की तरफ आकर्षित हुए। सोमनाथ का मंदिर लूट लेना और कई सारे मंदिरों को गिराकर पूरी संपदा लेकर चले जाना, यही मेन रीजन रहा है इस समय अरबियों के आने का। अगली अपन बात करें कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, बौद्ध धर्म में वज्रयान आ गया था, जिस प्रकार तांत्रिक प्रभाव बढ़ गया था, जिससे इसकी लोकप्रियता कम होती गई, और जहां तक ये था फिर वहीं तक सीमित रहा और उल्टा घटता चला गया। और अगली इसकी भाषा और संस्कृति की बात करें हम, इसमें कई क्षेत्रीय भाषाओं का जन्म हुआ। पहले पाली, प्राकृत भाषा बोली जाती थी, अब क्षेत्रीय स्तर की भाषा, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर के छोटे छोटे राजवंश आ गए थे, तो इसी वजह से गुजराती, मराठी, खड़ी बोली, फिर खड़ी हिंदी बोली, और इसको बिगड़ी हिंदी कहते हैं शुरुआती हिंदी को, और उसके बाद बंगाली भाषा, इन सब भाषाओं का चलन आ गया था। अगले में हम जानेंगे कि राजपूतों के उदय के पर क्या क्या विद्वानों में मत दिए गए हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर से कितने क्वेश्चन इन 3 राजपूत राजवंशों से आए हुए हैं, जो कि चौहान वंश, गढ़वाल वंश और गहरवाल, सोलंकी वंश और गहरवाल वंश। चलिए बात करते हैं, जिसमें राजपूत वंश के उदय पर विद्वानों में क्या क्या मतभेद रहे हैं। इनको विद्वानों की उत्पत्ति के 2 इन्होंने मेन मुद्दे बताए हैं। पहला कि ये चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो पुस्तक में लिखा हुआ है कि ऋषि वशिष्ठ ने, उनकी पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, कि ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर बहुत बड़ा यज्ञ किया था, तो उस यज्ञ के हवन के फल के रूप में 4 राजवंशों का उदय हुआ, जो है प्रतिहार, परमार, चौहान वंश और चालुक्य वंश। इन 4 के बारे में कहा गया है।
और जबकि हिंदी ग्रंथ अकादमी ने इनको प्रतीकात्मक शुद्धिकरण का रूप दिया है कि इन्होंने अपने वंश शुद्धिकरण के रूप में इस क्या कहते हैं इस चर्चा को किया है। अगला दूसरा मत है वीए स्मिथ ने, उन्होंने कहा है कि विदेशी मिश्रित उत्पत्ति है ये। इनका कहना यह है कि जो अभी तक राजपूत काल से लेके उसके पहले तक जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए हैं, चाहे वो हुण हैं, शक है, कुषाण हैं, आर्य हैं, इन सब को ये आक्रमणकारी आए तो हैं पर कई यहाँ बसे भी हैं। तो उनकी समाज में, भारतीय समाज में घुल मिल जाने के बाद आगे चल के यही जाति आगे क्षत्रिय बनकर, अपने आप को क्षत्रिय बनाकर ऊपर उभरी है। ये बीए स्मिथ का मत है। समाज में मिश्रित हुए और साथ में लड़ाकू क्षत्रिय वंश के रूप में उभरे। यहाँ पर हम 5 राजपूत वंश में से 3 राजपूत वंश की इस क्लास में बात कर चुके हैं, जिसमें चौहान वंश है, गुजरात के काठियावाड़ में चालुक्य वंश हो गया, और उत्तर प्रदेश कन्नौज का गहरवाल वंश हो गया, मध्य प्रदेश मालवा का परमार वंश और बुंदेलखंड का चालुक्य वंश। इसकी हम अगली वीडियो में सेपरेट चर्चा करेंगे। इस पूरी वीडियो में इन पहले के 3 वंशों के बारे की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, स्थापत्य की स्थिति के बारे में बात की गई है और उन्हीं के प्रीवियस ईयर पेपर को यहाँ डिस्कस किया गया है। अगली वीडियो में हम परमार और चंदेल वंश की डिटेल में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती। तो देख लेते हैं राजपूत वंश से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी राजस्थान, एमपी, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से पूछे गए क्वेश्चन हैं। देख लेते हैं कि तराइन के युद्ध के, और इस सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में भी मिल जाएंगे। तराइन का युद्ध 2017 में आया था, 3 मार्क्स का एमपीपीएससी में। एमपीपीएससी से देखिए अब 2 क्वेश्चन आ गए। अश्वघोष भी 2017 3 में आया था। राजपूत कालीन सामाजिक व्यवस्था, इसकी अपन ने अब भी बात करी है पिछली स्लाइड में, 2018 में 5 मार्क्स का आया था। पृथ्वीराज चौहान के बारे में 2018, 15, 21 में 3 मार्क्स का राजस्थान से और यूपी से बहुत पूछा जा चुका है ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में। और 600 से 1000 ईस्वी के राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालिए, ये लगभग 6 एग्जाम में पूछा गया है, मैंने क्रॉस चेक किया हुआ है। सबसे ज्यादा राजनीतिक, आर्थिक, स्थापत्य की बात ही पूछी जाती है किसी भी साम्राज्य के बारे में। और तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करी गई है 17, 20, 23 में 3-3 मार्क्स में। सोमनाथ के बारे में 3 मार्क्स से क्वेश्चन आए हैं। और राजपूत कालीन स्थापत्य कला पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये 4 एग्जाम्स में पूछा गया है। और नागर शैली के बारे में 3 मार्क्स से क्वेश्चन आया है। सोलंकी वंश की मूर्ति कला पर प्रकाश डालिए, ये 2016 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था राजस्थान पीएससी में। और राजपूत कालीन सामंतवाद, इसकी अपन ने वीडियो की शुरुआत में चर्चा करी है, ये 2015-19 में 5-5 मार्क्स का पूछा गया है। और अगले वीडियो में हम परमार वंश, मध्य प्रदेश का परमार वंश और मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित क्या कहते हैं चालुक्य वंश, चंदेल वंश की बात करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो किसी एक भरोसेमंद स्टूडेंट के साथ जो पढ़ाई को लेकर सीरियस है उसके साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।